राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। हरियाणा में किसानों की मांग पर धान की सरकारी खरीद को जल्द शुरू कर दिया गया। प्रदेश में 22 सितंबर से धान की खरीद की जा रही है। धान खरीद के 5 दिन बीत जाने के बाद मंडी से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पंचकुला और कैथल वो जिले हैं जहां आवक में तेजी देखी गई है। तो वहीं रेवाड़ी, भिवानी, पानीपत, सोनीपत, हिसार ये ऐसे जिले हैं जहां आवक अभी बेहद धीमी है। मंडियों में धान लेकर पहुंच रहे किसानों के लिए मंडी में व्यवस्थाओं को देखा जाए तो इसमें तैयारियों का अभाव दिखता है। यमुनानगर जिले में धान की फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है। जगाधरी अनाज मंडी में करीब 1.5 लाख कट्टे धान के इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन उठान शुरू न होने की वजह से मंडी पूरी तरह से धान के बोरों से अटी पड़ी है। खुले आसमान के नीचे किसानों की मेहनत का सोना पड़ा है, जिससे मौसम खराब होने का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वहीं उठान में आ रही दिक्कतों को लेकर बीते दिनों किसानों के प्रदर्शन के बाद सीएम कार्यालय ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और उठान को जल्द और सुचारू तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। मंडियों में उठान की समस्या किसानों की परेशानी की इकलौती वजह नहीं है। धान खरीद के लिए निर्धारित की गई नमी प्रतिशत भी किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है। प्रशासन की तरफ से 17% नमी तय की गई है। वहीं किसानों का कहना है कि खराब मौसम की वजह से फसलों में नमी ज्यादा है और मंडियों में उन्हें पूरा एमएसपी नहीं मिल रहा है। वहीं प्रदेश में कई मंडियां ऐसी भी हैं जहां धान की सरकारी खरीद शुरू ही नहीं हुई है। वहां मजबूरन किसानों को प्राइवेट एजेंसियों को अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि मंडी में किसान आखिर कब तक परेशान होता रहेगा। धान में नमी ज्यादा होना या इस तमाम परेशानियों के चलते सही दाम मिलने में भी दिक्कत आ रही है, तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाएगा। और धान की आवक तेज है लेकिन उठान धीमी क्यों है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अंबाला, भिवानी, झज्जर, पलवल, रेवाड़ी और कैथल से ये तस्वीरें आ रही हैं। धान की आवक तो तेज है लेकिन उठान धीमी हो गई है। धान की बंपर आवक आपको इस वक्त मंडियों में नजर आ जाएगी। मंडी में किसान अपनी धान लेकर लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी कई ऐसी मंडियां हैं जहां पर खरीद शुरू नहीं हुई है। जो नमी का एक दायरा तय किया गया था, जो प्रतिशत तय किया गया था, किसानों का कहना है कि जिस तरह से मौसम खराब हुआ उस वजह से जो नमी है वो फसलों में ज्यादा है। इस वजह से उनकी जो फसल है उसकी खरीद भी नहीं हो रही है। झज्जर की तस्वीर आप देख सकते हैं, पलवल की तस्वीर, रेवाड़ी और कैथल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से धान से पूरी मंडी अटी पड़ी है। जो बोरे हैं धान के वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। मंडी में धान, कई ऐसी मंडियां हैं जहां पर धान की खरीद शुरू हो गई है, तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। 22 सितंबर से शुरू हुई है धान की खरीद और मंडियों में धान खरीद का 5वां दिन है आज। कई मंडियों में अब तक खरीद शुरू नहीं हुई है। आपको बता दें कि सरकारी खरीद में देरी से किसान बेहद परेशान है और प्राइवेट एजेंसी कम दाम में धान खरीद रही है। धान में नमी ने किसानों की परेशानी बढ़ाई है। धान में 17% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, ये तय किया गया है। जो प्रतिशत है मंडियों में धान को लेकर, जो नमी को लेकर, वो ये तय किया गया है। तो चलिए इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका परिचय आपसे करवाते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका। और रजत पंजेटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो प्रवक्ता के तौर पर। रजत जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेद प्रकाश जी आपसे ही शुरुआत करूंगी। सरकार ने बहुत दावे किए, बहुत वादे किए, हालांकि कुछ जगहों पर उन दावे वादों की जो तस्वीरें हैं वो बहुत सकारात्मक नजर आ रही है, लेकिन कुछ जगहों पर चीजें बहुत नकारात्मक है। कई जगहों पर सरकारी जो खरीद है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। नमी बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से किसान अपनी फसल बेच नहीं पा रहे हैं, उन्हें सही दाम नहीं मिल पा रहा है। और कई जगह तो ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं जहां पे तो उन्हें जो प्राइवेट एजेंसी हैं मजबूरी में उन्हें धान बेचना पड़ रहा है। विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी इस पूरे मामले को लेकर? नमस्कार। देखिए, सरकार की नीयत साफ नहीं। सरकार जुमलेबाजी कर कर किसानों को ठगती है
और उसकी कथनी करने में दिन रात का अंतर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ने दावा किया कि हरियाणा की सभी 14 फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं, और उसके लिए इन्होंने धान और बाजरा और मूंग की शुरुआत की खरीदने की। धान की 22 सितंबर से की, बाजरा की 23 सितंबर से। धान तो फिर भी ये एमएसपी पर खरीद रहे हैं, लेकिन बाजरा एमएसपी पर नहीं खरीद रहे। आप जिस रेवाड़ी की चर्चा कर रहे थे वो दक्षिणी हरियाणा का है, वहां धान नहीं बाजरा उत्पन्न ज्यादा होता है। वहां बाजरा की एमएसपी है 2775 रुपए प्रति क्विंटल, और खरीदा जा रहा है 2150 रुपए, और 625 रुपए भावांतर योजना के तहत सरकार देगी। अब आप बताइए कि आप वादा कर रहे थे एमएसपी पर खरीदने का, फिर आप भावांतर पर क्यों खरीद रहे हैं? और एक्चुअल स्थिति क्या है बाजरे की? मंडियों के अंदर जो आपने बताया, बाजरा बिक रहा है 1600 लेकर 2100 रुपए प्रति क्विंटल। इसका मतलब है कि जो आपका एमएसपी है, उस एमएसपी का 1100 से लेकर 700 रुपए से कम बाजरा बिक रहा है मंडियों के अंदर, और आप भुगतान करेंगे भावांतर योजना के तहत 625 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया कि हर किसान को 100 रुपए 200 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति क्विंटल का कम भाव मिलेगा। तो ये बाजरा उत्पादक की लूट हो रही है। दूसरी तरफ धान उत्पादक किसान है, आपने 2369 और 2389 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद शुरू कर दी, जबकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जब आपको याद हो, और आपने तो बाकायदा उसका लाइव टेलीकास्ट किया था जिस दिन उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, और संयोग से मैं आपके टीवी पर भी था रोहतक के अंदर जब इन्होंने लाइव किया था अपने, तब इन्होंने कहा था कि भाई भाजपा की सरकार बनते ही 1 अक्टूबर से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से धान खरीदी जाएगी। अब पिछली बार इनकी सरकार बन गई, पर धान नहीं खरीदी गई 3100 पर, तो मान लिया हमने कि भाई चलो अभी सरकार आई है, अरेंज नहीं कर पाए होंगे ये बजट का, पर कम से कम इस साल तो ये 3100 रुपए की खरीद शुरू करते, पर अब भी वही 2379 2369 का भाव है, अर्थात अपने वादे से ये 750 से 800 रुपए कम भाव दे रहे हैं जो इन्होंने चुनावी वादा किया था। अब जो इन्होंने एमएसपी पर खरीद की थी वो भी सही नहीं हो रही। 4 या 5 जिलों के अंदर अभी खरीद शुरू हुई है, कहीं हुई है कहीं नहीं हुई है, किसी मंडी में हुई है किसी मंडी में नहीं हुई है। और जिस क्षेत्र के अंदर खरीद शुरू हुई है, आपको अच्छी तरह मालूम है, वहां जल भराव हुआ है। अब पिछले 10-1 दिन से जल भराव की समस्या खत्म हुई है। अब जल भराव के समय जो आपने धान किसान ने काटी है, स्वाभाविक है उसमें नमी ज्यादा होगी। क्या सरकार इस बात को नहीं जानती? ये 17% का तो हर बार होता है। अब जब मौसम की मार की वजह से किसान की धान पहले ही खतरे में है, उसमें ज्यादा नमी है, तो किसान को ज्यादा नमी की छूट देनी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं दी। और दूसरी एक समस्या किसान के सामने बहुत बड़ी आई है कि जो उत्पादन है वो 6 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ कम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है, मैडम एक लाइन सुनिए, इसका मतलब है हर किसान को न्यूनतम 10,000 से लेकर 25,000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। अब अगर आप इस करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला की मंडियों में आप जाएंगी, आपके संवाददाता गए होंगे, आप उनसे ये भी पूछना कि वो किसान कह क्या रहा है। किसान कह रहा है कि हमने 70-72 से 82,000 प्रति एकड़ के हिसाब से हमने ठेके पर जमीन ली, क्योंकि 2 तरह के किसान हैं, एक खुद खेती करते हैं, एक ठेके। ठीक है वेद प्रकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैडम एक लाइन में जरूरी, आपको वही तो बता रहा हूं। जी संक्षेप में वेद प्रकाश, बिल्कुल एक लाइन में खत्म भी कर देता हूं। मैडम 70 से 82,000 रुपए की जमीन उसने ठेके में ली, और मिल रहा है उसको 40-45 हजार रुपए, और वो भी तो 30-35 हजार रुपए का घाटा तो बेचारा पहले ही भुगत रहा है। चलिए ठीक है वेद प्रकाश जी। रजत पंजेटा जी आपसे समझूंगी, और हमारे साथ किसान नेता स्वामींद्र जी भी जुड़ गए हैं। स्वामींद्र जी बहुत स्वागत है आपका। रजत पंजेटा जी आपसे समझूंगी, उसके बाद किसान नेता का मैं रुख करूंगी। ऐसे मामलों में विपक्ष की भूमिका तो बहुत मजबूत हो जानी चाहिए रजत जी। ऐसी स्थिति जहां पर अब
उंगलियां सरकार पर भी उठ रही है, क्योंकि सरकार के दावे वादों पर भी अगर उंगली उठ रही है तो फिर विपक्ष की भूमिका और मजबूत हो जानी चाहिए ग्राउंड लेवल पर। देखिए, निश्चित तौर के ऊपर अगर सरकार समय से नहीं किसानों की समस्या का समाधान करती, और ये तो देखिए मॉइस्चर का तो ये बहाना है। अच्छी तरह सबको मालूम है पंजाब का हाल, हरियाणा का हाल, और जब धरती के ऊपर आपको पता है पानी बड़े लंबे समय तक रहता है, स्वाभाविक सी बात है कि खेतों में तो मॉइस्चर पूरा एटमॉस्फेयर में रहता है, मतलब नमी आसपास आपकी उसमें रहती है। और ये तो देखिए बहाना सिर्फ एमएसपी के ऊपर कट लगाने का है। ये इनके मापदंड जो पहले भी हमने इनको गलत साबित किया, इनकी मशीनों तक को अलग अलग रीडिंग्स को हमने गलत साबित पहले भी किया है मौके पर पकड़कर। लेकिन ये इन्होंने पिछली बार भी ऐसे किया था जब ये नए नए बन के आए थे, धान के ऊपर ऐसे ही कट लगा था, यही समय था। बल्कि लाडवा जो नायब सैनी मुख्यमंत्री जी का खुद का अपना क्षेत्र है विधानसभा का, उसकी खुद की मंडी के अंदर जो है वहाँ 200 से 400 रुपए का कट लगा। तो ये तो अब इन्होंने किस तरह डिले किया जाए, किस तरह किसान को ऊपर एमएसपी के ऊपर कट लगाया जाए। 14 तो चलो नहीं, ये तो दावा तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोलते तो ये 24 फसलों के ऊपर एमएसपी देने के है। लेकिन अगर अभी यहाँ बाजरे की भी बात हो रही थी, तो बाजरे के ऊपर तो कैपिंग भी लगा रखी है इन्होंने, और बिल्कुल ठीक बात है। और ये भावांतर भरपाई तो मैं तो इतने टाइम से डिबेट कर रहा हूँ, भावांतर भरपाई तो इन्होंने फलों के लिए और इस्तेमाल की थी, और फलों के लिए उसके बाद चलो आलू और गोभी के लिए भी भावांतर भरपाई को इसको लेकर आए कि भाई चलो जो एमएसपी नहीं दे पाएंगे उसको भावांतर भरपाई से पूरा करेंगे। लेकिन आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, भावांतर भरपाई का भी 1400 करोड़ का बजट था, उसका इन्होंने 2 साल पहले 1000 करोड़ का बजट घटाकर 400 करोड़ रख दिया। ना तो आलू पे दी, ना गोभी पे दी, ना टमाटर पे दी। और वैसे तो जो फसलें हैं, ये जो सीरियल्स हैं या ग्रेन्स हैं, इनके ऊपर तो भावांतर भरपाई थी नहीं, फिर इन्होंने मॉडिफिकेशन करी भावांतर भरपाई योजना में, फिर उसको कहीं फिर फसलों को भी उसके अंतर्गत लेके आया गया। लेकिन ये सबको पता है कि इन्होंने बाजरे की भी खरीद जो है, ये बोलते हैं कि एमएसपी में हमने इन सब फसलों के नाम, कोकोनट भी बोल दिया, बहुत सी चीजें ऐसी बोल दी इन्होंने, दावे किए हैं घोषणा पत्र में भी, उसके बाद भी बोलते रहे। लेकिन ये सच बात है कि खरीद ना होने की वजह से जो किसान का नुकसान बाढ़ में भी हुआ है, जो घटिया बीज की वजह से हुआ है, जो एक वायरस आ गया था पीछे जिसमें जीरी के अंदर खासकर फसल छोटी बड़ी रह गई थी, उसमें भी उत्पादन भी घटा है किसान का। बजाय तो किसान को कोई प्रोत्साहन राशि अलग से देने के, आज ना तो किसान को मजबूर किया जा रहा है। मंडियों में फसलें आ चुकी हैं, मंडियों में धान भरा पड़ा है, ऐसा नहीं है। जो दक्षिण हरियाणा है वहां बाजरा आया हुआ है, मगर सरकार जानबूझकर किसान को एमएसपी पे कट लगाने की वजह से धान की जो खरीद है इसको लेट कर रही है जान के। ये एक सोची समझी इनकी साजिश है कि किसान को कैसे, गरीब को और किसान को और कमजोर किया जाए, कैसे उसको बेचारे को इतना तंग कर दो कि वो औने पौने दाम के ऊपर जो है वो प्राइवेट में बेचने पे मजबूर हो जाए। ठीक है रजत जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, राकेश शर्मा जी। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल आपसे भी होंगे, लेकिन पहले एक रिएक्शन स्वामींद्र जी का यहाँ पर ले लूंगी मैं, चूंकि किसान नेता है, वो इन स्थितियों को वो इस वक्त बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। स्वामींद्र जी, किस तरह से सरकार पर दबाव डालेंगे, क्योंकि कई जगह से अनियमितताएं भी सामने आ रही हैं, कई जगह हालांकि किसान खुश हैं, वो कह रहे कि हमारी जो सरकारी खरीद है धान की वो हो रही है और हमें उचित जो दाम है हमें वो भी मिल रहा है, लेकिन एक तरफ बोनस की भी मांग की जा रही है। हालांकि चलिए वो मांग जायज है, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म है या फिर अस्थायी तौर पर आप इन चीजों को देख रहे हैं? अस्थायी तौर पर ये मांग है। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान के साथ जो प्रकृति आपदा के साथ साथ प्रदेश सरकार का जो बेरुखी वाला माहौल है वो बड़ा ही दुखदायी और अति निंदनीय। आज हम देख रहे हैं कि किसान किस प्रकार से अपनी फसलों को सुखाने के लिए, नमी कट से बचने के लिए हाईवे के ऊपर 152 डीवी में देखा था, गुजरा था, पूरा छाया हुआ था। इधर PR7 रोड जो पंजाब से आता है, अपना पंचकूला से जो आता है, यमुनानगर की तरफ निकलता है, इससे तमाम किसान मेरे साथी अपनी फसलों को लेकर नमी के कट से बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पे आप देख सकते हैं। मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ और जो भी दृश्य मैं आपको बता रहा हूँ वो
हकीकत बता रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है किसान की और किस तरीके से किसान अपनी फसल को बचाकर इस आपदा के अंदर सरकार तक लेके आया, ताकि भारत के गरीब गुरबे को पीडीएस के माध्यम से जो अनाज मिलना है वो अनाज, ये जो मोटा धान है, ये जो कोई बासमती धान लेके नहीं आया, ये मोटा धान लेके आया है, जिसमें सरकार ने खरीदकर देश के मेधावी बच्चों को मिड डे मील में देना है। इस अनाज को खरीदकर सरकार ने किसान से लेकर योद्धा को देना है, जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। हमारे फौजी भाइयों को ये अनाज जाना है, उनकी कैंटीन में जाना है, उनके तक जाना है, ताकि वो हमारे देश की रक्षा कर सके। ये कितना महत्वपूर्ण अनाज है जिसको किसान बचाकर लाया इस आपदा के अंदर। पर सरकार की बेरुखी देखिए आप। हमारे को प्राइवेट जो बिडर है, प्राइवेट प्लेयर है, उनके पास खड़ा कर दिया कि आप इन्हें लूटे। और कमाल आप देखिएगा कि जो सरकारी आंकड़ा होगा वो उनके साथ मैच कर जाएगा। जो इस देश में काला बाजारी कर रहे हैं वो किसान के नाम से सब्सिडी भी ले जाएंगे, किसान के नाम पर। आज किसान प्राइवेट हाथों में अपनी फसल बेच रहा है, ये आप हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं मंडियों के। मंडियां हमें बता रही है कि इतना लाख मैट्रिक टन हमने किसान का अनाज बेच दिया, सरकार को नहीं, प्राइवेट को। प्राइवेट जो व्यापारी है वो हमारा अनाज औने पौने भाव में ले रहे हैं, नमी का कट लगा कर ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी फसल नमी है। मैं आपके चैनल में बार बार बोल चुका हूँ और बार बार बोलता हूँ, तमाम चैनलों में आके बोलता हूँ। आपका बड़ा ही विश्वसनीय चैनल है इंडिया न्यूज, तो आपको मैं बधाई भी देता हूँ कि आप किसान की ग्राउंड जीरो पर लेके जो समस्या है उसे उठाने का आप काम कर रहे हैं। और अखिलेश शर्मा जी बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, इसको सुने ध्यान से, क्योंकि उनको सरकार को जाके इनपुट देनी है, रिपोर्ट देनी है कि देखिए ग्राउंड पे और किसान के नेता और किसान क्या बात कह रहे हैं। आज हमारे पास खलियान नहीं है। चलिए ठीक है स्वामीन्द्र जी। राकेश, ये मोर्चा संभालिए। बहुत सारे सवाल यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के भी हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ खुद किसान नेता आपसे पूछ रहे हैं। किसान भी सरकार से सवाल पूछ रही है कि इतनी अनियमितताएं क्यों नजर आ रही हैं, जबकि सरकारी खरीद शुरू होने से पहले क्या इंतजाम नहीं किए गए थे, उन चीजों को नहीं देखा गया था, भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया था कि क्या परेशानी किसानों को आ सकती है और कैसे उन चीजों को दूर किया जाए। और अब कई जगहों पर वो परेशानी आ रही है। राकेश जी, कैसे दूर किया जाएगा, कैसे संतुष्ट किया जाएगा किसानों को? सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों का एक एक धान का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। अभी रजत पंजेटा जी कह रहे थे कि सरकार इनको जानबूझ के डिले कर रही है और डिले कर रही है, जबकि सरकार ने किसान की मांग पर जो खरीद 1 अक्टूबर से होती है उसको 22 सितंबर से करने का काम किया और 31 मार्च तक इनकी खरीदी जाएगी फसल। पिछली साल जैसे 15% की छूट दी थी उसको बढ़ा करके 17% किया नमी को। और सरकार एक एक दाना किसानों का खरीदेगी। सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हरियाणा सरकार हमेशा से, अभी बाजरे का जिक्र कर रहे थे, इनकी सरकार के अंदर बाजरा 1200 के भाव में कोई लेता नहीं था। सरकार ने 2200 रुपए के प्रति क्विंटल के हिसाब से पिछली साल भी खरीदा और ये भावांतर भरपाई की बात कर रहे थे। भावांतर भरपाई किसानों को सरकार ने देने का काम किया। सरकार ने जो भी किसान से वादा किया, जो भी हरियाणा के नौजवान से वादा किया, उस हर वादे को पूरा करने का काम करती है। क्योंकि आज का विषय धान का है, आज का विषय किसान का है, तो मैं उसी बात पर आता हूँ। एक एक दाना हमारी सरकार, हरियाणा सरकार, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जैसे कहा है कि एक एक दाना किसान का खरीदा जाएगा। नमी में भी, नमी क्योंकि मौसम अब की बार इस प्रकार का मौसम रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की जो मांग थी कि भी 15% तक की जो छूट थी पिछली साल, उसको बढ़ा के 17% किया, समय से पहले खरीद शुरू करी। और इन सब के बावजूद भी और भी कोई आवश्यकताएं अगर ऐसी महसूस की जाएंगी, और भी कोई जरूरतें होंगी, तो उनको भी पूरा करेंगे। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, सरकार की तरफ से मैं आपको बताता हूं कि सरकार किसानों के धान का एक एक दाना खरीदेगी। हम किसानों के साथ खड़े हुए और आज से नहीं खड़े हुए। जब से हरियाणा में, पूरे देश में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, अगर किसानों के हित की चिंता किसी सरकार ने की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। आप इतिहास में जाके देखिए ना, क्या हालात थी हुड्डा सरकार के टाइम में और क्या हालात थी चौटाला साहब के टाइम में। जब फसल का खराबा होता था, जब कोई ऐसी दिक्कत आती थी
तो ये लोग 2-2 2.5 रुपए के चेक बांटते थे। आज ये लोग किसानों के हित की बात करते हैं। अरे आप भी सत्ता में रहे हो, आप कितने किसान के साथ खड़े रहे? किस प्रकार से हमारी मंडियों में, यहाँ दक्षिणी हरियाणा के अंदर बाजरे की हालत कितनी बुरी थी। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हरियाणा में, तो राजस्थान का किसान भी चोरी छुपे हरियाणा में बाजरा बेचने के लिए आता था। क्यों? क्योंकि वो बाजरा 2000 से ऊपर में बाजरा बिकता था, और इनके समय में किसान के बाजरे की रेरे मट्टी होती थी, कोई पूछता नहीं था किसान के बाजरे को। परंतु किसान का बाजरा अगर किसी सरकार में, अगर किसी मान सम्मान के साथ किसान का बाजरा अगर सरकार में किसी में बिकाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 के बाद में हमने एमएसपी पर फसलें खरीदने का काम किया, और जिन फसलों के लिए कहा उनको खरीदने का भी काम किया। अभी भावांतर भरपाई के लिए राकेश जी बोल रहे थे कि भावांतर भरपाई दी नहीं गई, कैसी बात करते हैं? अरे पंजेटा जी, आप पीछे जाके जरा सारी चीजें देखिए, और आपके समय का भी देखिए, और कांग्रेस का भी के समय को भी आप देखिए। जब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है ना कि हम बाजरे पर भावांतर भरपाई देंगे और धान का एक एक दाना खरीदेंगे, तो निश्चित तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कहते हैं उस काम को पूरा करते हैं, और किसान के साथ पूरी सरकार किसान के साथ खड़ी है, और निश्चित तौर पर किसान को किसी भी तरीके से निराश नहीं होने दिया जाएगा। उसके लेकिन धान का राकेश जी, एक एक दाना सरकार राकेश जी, कई किसानों की ये परेशानी आ रही है। राकेश जी, कई किसानों की ये परेशानी आ रही है कि सरकारी खरीद इन मंडियों में शुरू ही नहीं हुई है, और वहां पर उन्हें जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उन्हें बेचना पड़ रहा है। ठीक है, आपने जो रोड मैप तैयार किया, जो सिस्टम आपने पूरा तैयार किया धान की उठान को लेकर, लिफ्टिंग को लेकर, वो तमाम चीजें ठीक है, दावे वादे भी सही हैं, लेकिन उन दावों वादों को आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। आपने दावे वादे बना दिए, क्या वो इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं? अधिकारी उन चीजों को मंडियों तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार बात वादे की नहीं है, बात इम्प्लीमेंटेशन की है। बात सिर्फ वादे की नहीं, हम सिर्फ वादा नहीं करते, हम उसको जमीन पर उतारने का काम भी करते हैं। सरकार सिर्फ कह के मुकर नहीं जाती है, सरकार उसको जमीन पे उतारने का काम भी करती है। ठीक है, हमने जब भी जिस विषय को लेकर कोई वादा किया तो उसको निभाने का काम किया। जहां अगर एक दो जगह कहीं अगर खरीद नहीं भी हो रही है तो उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा। परंतु सरकार की नीयत भी स्पष्ट है, नीति भी स्पष्ट है। ना हमारी नीयत में खोट है, ना हमारी नीति में खोट है। हमारे लिए किसान प्रायोरिटी पर है, किसान हमारी प्राथमिकता है। किसान का एक एक दाना खरीदा जाए, हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कतें आ भी रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि दिक्कतें नहीं आ रही होंगी, ऑब्वियसली दिक्कतें भी आ रही होंगी, समस्याएं आती भी हैं। अगर समस्याएं आ रही है तो उनका निदान सरकार करेगी, उसके लिए प्रशासन, वेद प्रकाश जी, समस्याएं आ रही हैं तो सरकार उसका निदान कर रही है। ठीक है वेद प्रकाश जी, जवाब दीजिए। परेशानी अगर आ रही है तो सरकार फिर उन परेशानियों का निदान कर रही है। विपक्ष किस तरह से ग्राउंड पे जाकर अपनी भूमिका निभा रही है? आप गए मंडियों में, आपकी पार्टी के कोई कार्यकर्ता, आपके कोई बड़े लीडर गए मंडियों में जिन्होंने देखा हो और ये वादा करके आए हो कि नहीं ठीक है, हम आपकी ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे अगर आपको परेशानी हो रही है? मैडम 22 तारीख से तो खरीद शुरू हुई है, 22 को घोषणा हुई, 22 को कहीं भी नहीं हुई खरीद शुरू। धान की एक्चुअल खरीद 24 तारीख से शुरू हुई है, जिसमें कुछों की हुई कुछों की नहीं, और आज तारीख है 26, अर्थात 2 ही दिन हुए हैं। बाजरे की खरीद इन्होंने घोषित की है 23 तारीख से। मेरे साथी राकेश शर्मा, मुझे आश्चर्य है, मेरे ही क्षेत्र के हैं, दक्षिणी हरियाणा के ही हैं, कम से कम अपने एरिया की जिनको जानकारी होनी चाहिए। 23 तारीख को सरकार ने खरीद की घोषणा की। 23 तारीख को दक्षिणी हरियाणा की किसी भी मंडी में बाजरा नहीं खरीदा गया, क्योंकि सरकार का जो पोर्टल ही नहीं खुला था। 24 तारीख की दोपहर के बाद गेट पास शुरू हुए हैं, 24 तारीख से, अर्थात एक दिन ही खरीद हुई है मैडम। अब ये भी कह रहे हैं कि हमने खरीदी, हम गलत कह रहे हैं। मैं दक्षिणी हरियाणा की बता देता हूं। दक्षिणी हरियाणा के अंदर 23 सितंबर तक सरकार के अनुसार, मेरे आंकड़े नहीं है, जो दक्षिणी हरियाणा की मंडी है, रेवाड़ी है, बावड़ है, पटौदी है, कोसली है, अटेली है, नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, खुद सरकार के जो इनके मंडी सचिव हैं उन्होंने विभिन्न आंकड़े देकर बताया कि लगभग 1 लाख टन बाजरा प्राइवेट प्लेयर्स ने खरीदा। इस भाव से खरीदा 16 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल, और भाव क्या है 2775 रुपए। नहीं, वो सारी चीजें मैं समझ रही हूँ। सुनिए ना मैडम, आप सुनना ही नहीं चाहती।
नहीं, अब आपको मैंने पूरा सुना। क्वेश्चन पूछ रही है, मैं एक्चुअल बात बता रहा हूं। एक मिनट वेद प्रकाश जी मेरी बात सुन लीजिए। काउंटर क्वेश्चन ये है, इससे पहले आपने बोला, मैंने आपको पूरा सुना, पूरा समय मैंने आपको दिया, मैं सभी मेहमानों को दे रही हूँ। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा ये है, ठीक है परेशानी आ रही है, अभी राकेश शर्मा जी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि परेशानी आ रही है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ विपक्ष की भूमिका देखना चाह रही हूँ, मैडम वही तो बता रहा हूँ मैडम, मैं उसी की तो शुरुआत कर रहा था, आप उसमें बीच में बोल गई। मैं ये तो आप शुरुआत में बोल देते सर कि हाँ हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। 575 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल भाव जब कम मिलने लगा तो विपक्ष ने आवाज उठाई। सरकार ने ये तय किया था कि बाजरा 1 अक्टूबर से खरीदेंगे और धान 22 से खरीदेंगे, ये घोषणा हुई थी। जब विपक्ष ने हल्ला मचाया, विपक्ष ने आवाज उठाई और कहा कि वे किसान 575 रुपए से 1100 रुपए लुट रहा है, तब सरकार ने कहा कि हम 23 से खरीदते हैं। तो ये जो अगर मेरी बात गलत हो तो मैं सरकार की दोनों विज्ञप्तियां दिखा देता हूं आपको। सरकार की 21 सितंबर की विज्ञप्ति भी दिखा देता हूं और 22 सितंबर को जो सरकार ने रात को विज्ञप्ति जारी की वो भी दिखा देता हूं। 21 सितंबर ने सरकार ने कहा कि 22 सितंबर से धान की खरीद होगी और 1 अक्टूबर से बाजरा, मक्का और मूंग की खरीद होगी। तो ये जो इन्होंने 23 से खरीद शुरू की बाजरे की, वो विपक्ष के दबाव में की। हमने आवाज नहीं उठाते तो ये इनका तो शेड्यूल 1 अक्टूबर तक था। और जब आपने कहा विपक्ष, अभी 2 दिन हुए हैं, अभी मैडम 2 दिन हुए हैं, सरकार खुद मान रही कि हमारी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हुई है। विपक्ष के लोग जा रहे हैं, मंडियों में निरीक्षण कर रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं। अब शुरुआत के अंदर जब पहले दिन ही आप ये कहो कि पहले दिन से हरियाणा में कोई भी कार्यकर्ता मंडी में नहीं गया है, जहाँ की तो मैं बता देता हूँ, जहाँ की आप बात कर रहे थे। आप जो दबाव बना रहे हो, आप अपने अरे सर मैं खुद जाके पता करके आया हूं। ये किसान की मांग पर शुरू हुई है, आपकी नहीं, कांग्रेस तो खुद के संगठन के ढांचे में उलझी हुई है। वो तो आपको अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का, अगर इस तरह बहस करनी है, बनाने का दबाव बना रहे हो अपने नेतृत्व पर, तो हमें आपको जनता की चिंता थोड़ी है। वो तो सवाल पूछेंगे, वो तो सवाल पूछेंगे, वो तो कह रहे कि आपका तो कोई कार्यकर्ता नहीं गया, ये मांग तो किसानों की थी। चलिए ठीक है, रुक जाइए राकेश शर्मा जी, वेद प्रकाश जी रुक जाइए। सवाल रजत पंजेटा जी से है, लेकिन वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले एक बार उनका रिएक्शन सुन लेते हैं। ठीक है, एक बार रजत पंजेटा जी को सुन लेते हैं। रुक जाइए नहीं वेद प्रकाश जी देखिए, ठीक है सर, इतना मैं समय नहीं दे पाऊंगी सर, वक्त की भी लिमिटेशन हमारे पास भी है, इतना वक्त मैं नहीं दे पाऊंगी। रजत पंजेटा जी, अब अपनी बात कंप्लीट करिए, क्या जवाब देंगे? एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि हमने आवाज उठाई तो ये व्यवस्थाएं हुई है, पक्ष ये कह रहा है कि ये तो हमने किसानों के मांग पर, किसानों के मुद्दे को लेकर हमने ये तमाम चीजें शुरू की। रुक जाइए सर, राकेश शर्मा जी, वेद प्रकाश जी, सर रुक जाइए, रुक जाइए सर, और भी मेहमान हैं हमारे साथ। आप किसान की चिंता की भूमिका में है ही नहीं। रुक जाइए वेद प्रकाश जी, आप किसान की चिंता की भूमिका में है ही नहीं। इंडिया न्यूज का दौरा, आप किसान की चिंता, वेद प्रकाश जी, अरे सर मान जाइए, रुक जाइए। बीजेपी को म्यूट क्यों नहीं कर सकती आप? ये दौरा, ठीक है रजत पंजेटा जी, चिंता की भूमिका में है ही नहीं। किसान की मांग तो तुरंत सरकार ने मान ली, हमारी बात क्यों नहीं सुनाई? सरकार ने किसानों की चिंता करते हुए खरीद को 1 अक्टूबर से पहले शुरू किया, 22 तारीख को। मैडम ये क्यों नहीं सुन रही? नहीं रुक जाइए, अब वेद प्रकाश जी सर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सीनियर प्रवक्ता होने रुक जाइए, अरे सर आप भी सीनियर प्रवक्ता है, मैडम बीजेपी वाले तो पैदाइशी झूठे हैं। नहीं झूठे तो आप हैं, आप झूठ बोलने लग रहे हैं, आप जनता को बरगलाने लग रहे हैं कि मंडियों में है। कोई दक्षिणी हरियाणा की किसी मंडी में कोई कांग्रेस का या विपक्षी नहीं करेगी। मैडम ये झूठे व्यक्ति को चुप करें। नहीं आप झूठ बोल रहे हो। वेद प्रकाश जी, राकेश शर्मा जी, अब रुक जाइए सर, मैडम इनको और भी मेहमान है सर, उनसे भी जवाब लेना है, और भी मेहमान है सर। चुप करेंगी तभी ठीक है रजत पंजेटा जी जवाब दीजिए। मैडम ये नहीं चलेगा, मेरी बात पूरी सुनिए। वेद प्रकाश जी, नहीं सर, मैं इतना समय में सिर्फ एक मेहमान को नहीं दे पाऊंगी सर, अब प्लीज इन चीजों को समझिए। ये तो इंडिया न्यूज का एक सर रुक जाइए, अरे फिर यही शिकायत बाकी मेहमान भी करेंगे सर, फिर यही शिकायत बाकी मेहमान भी करेंगे। मैं सबको शांत कराने के लिए नहीं बैठी हूँ सर, रुक जाइए, सबकी बात सुननी है सर। वेद प्रकाश जी, मैं सिर्फ यहाँ आपके साथ चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ सर, मैं सिर्फ आपके साथ चर्चा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मेरे साथ 3 और मेहमान हैं,
मुझे उन्हें भी वक्त देना है, उनसे भी सवाल लेना है, उनकी बात भी मुझे सुननी है। रजत पंजेटा जी, जवाब दीजिए सर। देखिए, आज की भी अखबारों की सुर्खियां ये बना है कि पिछले 4 दिन से कोई खरीद नहीं है, उठान का कोई इंतजाम नहीं है। की भी खबर है, वो जींद की मंडी की भी खबर जो और मंडियों के जिक्र आया है, बारदाना प्रॉपर नहीं है, कहीं लेबर का नहीं है। तो ये ऐसी तो बहुत सी समस्याएं जो है अभी भी है, लेकिन जो अभी ये बोल एकदम सत्य है। बाजरे के ऊपर पिछले साल भी और उससे पहले भी 500 भावांतर भरपाई योजना के बावजूद, उसका जो कंपोनेंट है उसको मिलाने के बावजूद 400 से 500 रुपए का किसान को कम मिला है एमएसपी, जो भी सरकार ने घोषित करी है। इसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है। लेकिन एक बात आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, ये जो भावांतर भरपाई के बारे में बात कर रहे थे, जो आंकड़ा मैंने दिया है 1400 करोड़ से 400 करोड़, 1000 करोड़ का बजट घटाने के बाद ये कहते हैं हम किसान की मदद करते हैं। दूसरा, फसल बीमा योजना का भी 500 करोड़, पीएम फसल बीमा योजना का भी 500 करोड़ रुपया कम करने की इन्होंने काम किया। ये आए साल जो है पैसे जो है वो कम करते हैं, बजट का बहुत सा हिस्सा, और फिर कहते हैं क्या किसानों को जरूरत जब ज्यादा होती है तब मिलता नहीं है। आप कह देते हैं कहीं पे यहाँ पर बारिश हुई, यहाँ पर बाढ़ आई, उसका मुआवजा भी जो है अभी तक पेंडिंग है, पिछले मुआवजे ही नहीं मिले, उनके धरने ही चल रहे हैं, और ऊपर से अब ये कि नई समस्या अभी इस बार वाला भी है। तो किसानों को धरने पे बैठना पड़ता है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज ये लोग करते हैं। तो उसके बाद आप गन्ने के लिए नहीं हुआ, सूरजमुखी के लिए नहीं हुआ, हर फसल के लिए यही काम है। हर फसल के ठीक लिए है। इनको जो है ये किसानों को इसी तरीके से तंग ठीक है। करते हैं, डंडे भी बरसाते हैं, पैसे भी नहीं देते, एमएसपी के दावे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, स्वामी इंद्र लेकिन जी, मिलता किसान को कुछ नहीं है। धान उठान में देखिए थोड़ी देरी जरूर हुई है, अनियमितताएं हैं, इसे पक्ष भी स्वीकार कर रहा है। राकेश शर्मा जी ने भी कहा कि अनियमितताएं हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है, लेकिन अंत में तमाम जो धान खरीदी है, जो उठाने, वो तो सरकार ही कर रही है। क्या इससे आपको लग रहा है कि ये कोई परेशानी है? नहीं, कुछ सवाल मेरा स्वामी इंद्र जी से है। आड़तियों को और प्राइवेट प्लेयर्स को जो है अभी तक जो उठान हुआ है, जो किसान रजत जी, सवाल मेरा स्वामी इंद्र जी से है। स्वामी इंद्र जी से सवाल है मेरा। जी देखिए, आज जो अभी रजत पंजेता जी ने बात बताई बिल्कुल दुरुस्त बताई है। किसान का जो बजट है वो घटा है, बढ़ा नहीं है। अगर राकेश शर्मा जी पीछे बोल सकते हैं, क्योंकि मैं उनको बोलने की इजाजत दूंगा, क्योंकि 1 to 1 अगर बात होती है जहाँ मजा आता है और लोगों को पता लगता है क्या है। जिस प्रकार से वेद प्रकाश जी के साथ ये बीच में उलझे थे, मैं चाहता हूँ मिसर भी उलझे, ताकि पता लगे आम जनता को कि सरकार किसानों को क्या दे रही है। क्या वेद प्रकाश जी ये इल्जाम गलत है कि आपने हमारा बजट घटाया या बढ़ाया है? आपने घटाया। नंबर 2, आप ये बता सकते हैं कि आज हरियाणा के अंदर 60% मंडियों में परचेज हो रही है सरकारी? नहीं हो रही है। तो अखबार की संख्या आज बनी हुई है कि किसानों की आज फसल जो है औने पौने भाव बिक रही है और किसान औने भाव बेचने के लिए मजबूर है, जबकि सरकारी खरीद का सरकार दावा करती है और कई मंडियों में ये व्यवस्था ही नहीं है। उठान की व्यवस्था आपकी जस्ती खड़ी है, लेने की व्यवस्था जस्ती खड़ी है, और किसानों को जो फसल के नाम के नाम पर ठगी हुई हो रही है वो जस्ती बनी पड़ी है। तो ऐसे में सरकार क्या फायदा करेगी किसान का? भावांतर के अंदर जिस प्रकार से आप हमारा बाजार लेने की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए ये मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह जी का जो आज कृषि मंत्री है, उनका फेलियर फार्मूला है, उसे आप हरियाणा में कैसे लागू कर सकते हैं और क्यों लागू कर रहे हैं? इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, ये आप बता सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं? क्या किसान को एमएसपी ना मिलकर भावांतर के अंदर जोड़ेंगे? तो क्या किसान की डिमांड भावांतर थी या सरकार की मंशा किसान की फसल को भावांतर में लेने की है, ना कि एमएसपी में लेने की? ये भी आप स्पष्ट करें और बताएं जनता को, मैं आपको समझ देता हूँ। चलिए ठीक है राकेश शर्मा जी, समय आपको किसान नेता की तरफ से भी पूरा मिल गया है, सवाल भी बहुत सारे यहाँ पर है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अंत में सारा जो तमाम उठान है वो तो सरकार ही कर रही है, फिर ये तमाम विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, विरोध क्या है कि जो विपक्ष है उनका काम विरोध ही करना है। विरोध जब ये लोग भी कर सत्ता रहे हैं पक्ष में थे राकेश जी। तब किसान के लिए कभी इन्होंने चिंता नहीं दिखाई, किसान के लिए तब कभी कुछ काम नहीं किया। किसान को किस प्रकार से इन्होंने किसान की मजाक उड़ाने का काम किया। जब किसान परेशान हुआ, जब किसान की फसलें पानी में डूबी,
जब किसान की फसलें खराब हुई तब इन्होंने किसानों का 2.5 रुपए 5 रुपए चेक देकर के किसानों का मजाक उड़ाने का काम किया। और जब ये विपक्ष में आए, जब सरकार किसान के साथ खड़ी है, जब सरकार किसान के लिए काम कर रही है, तब ये जमीनी हकीकत से दूर होकर, उसी का कारण है, यही कारण है कि आज लगातार तीसरी बार जो विपक्ष है, विपक्ष में बैठा हुआ है। लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार इसलिए बनती है कि हरियाणा का किसान जानता है कि कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल हैं ये सिर्फ खोखली बात करते हैं, ये किसान के साथ नहीं खड़े हुए। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के हित की सरकार है, ये किसान के लिए खड़ी रहती है, ये किसान के लिए काम करते हैं। कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर रजत पंचेटा जी दिखा रहे हैं। राकेश जी, मैं चाहूंगी एक बार आप उन तस्वीरों को भी देखिए, एक बार आप उन तस्वीरों को भी देखिए। कुछ तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं रजत पंचेटा जी। चलिए ठीक है सर। वेद प्रकाश जी रुक जाइए सर, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी परेशानी बताइएगा ना सर। रुक जाइए, हमने ये तो नहीं कहा ना कि कुछ अनियमितता नहीं है। नहीं सर, देखिए वेद प्रकाश जी, यहाँ पे सर चिल्लाने से नहीं होगा, यहाँ बैठ के चिल्लाने से नहीं होगा, ग्राउंड पे जाइए सर। विपक्ष की भूमिका है थोड़ी मजबूत करिए, वैसे हरियाणा में बहुत कमजोर हो गए हैं। ठीक नहीं करेंगे, परंतु मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि किसान का चाहे वो धान हो चाहे वो बाजरा हो, एक एक दाना सरकार खरीदेगी। इसमें किसी प्रकार की ना कोताही बरती जाएगी, ना किसी प्रकार का कोई संशय है। हाँ, विपक्ष है, विपक्ष का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको यही काम करना है। परंतु एक बार ये बता दें कि जब ये सरकारों में थे तो इन्होंने किसानों के साथ क्या किया था। ठीक है राकेश जी, देखिए अब मुझे लगता है कि गड़े मुर्दे ना अगर हम उखाड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। गड़े मुर्दे अगर हम ना उखाड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस ने क्या किया, इनेलो ने क्या किया, किसने क्या किया, ये चीजें इस वक्त चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है सर। राकेश, इन चीजों का देखिए चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। इस वक्त परेशानी अगर किसानों को है तो उन परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, मुझे लगता है यहाँ विपक्ष को भी सोचने की जरूरत है। विपक्ष में रहते हुए यहाँ सत्ता पक्ष को भी सोचने की जरूरत है। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट यहाँ पर मैं स्वामी इंद्र जी से लेना चाहूंगी। स्वामी इंद्र जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। बहुत सारे सवाल थे आपके, राकेश शर्मा जी ने आपको जवाब भी दिया है। कहा जा रहा है एक एक दाना यहाँ पर सरकार खरीदेगी। सरकार अगर इतने पुख्ता तौर पर ये वादे कर रही है, सरकार अगर इतने पुख्ता तौर पर वादे कर रही है, तो फिर से तैयारी पे क्यों उंगली उठा रहे हैं आप? कि एमएसपी पर फसल खरीदी जाए। ठीक है राकेश जी, राकेश जी एक मिनट रुक जाइए सर। स्वामी इंद्र जी, क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिएगा सर। अगर कोई मुआवजा सरकार देगी तो वो भाजपा की सरकार दे सकती है, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सरकार दे सकती है। ठीक है स्वामी इंद्र जी, अभी अगर आप जवाब देंगे तो आपने इनेलो की भी सरकार देखी, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी है, आप बीजेपी की भी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका जवाब तीनों को कंपेयर करके ही होना चाहिए था। इतिहास है। चलिए ठीक है राकेश शर्मा जी, और किसानों का स्वामी इंद्र जी जवाब दीजिए सर। इसलिए जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया। और अगर आप लोगों ने ठीक है राकेश शर्मा जी, आपको भी मेरी आवाज आ रही है सर। एक मिनट रुक जाइए राकेश शर्मा जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर, अब रुक जाइए। स्वामी इंद्र जी से सवाल है मेरा। स्वामी इंद्र जी जवाब दीजिए क्लोजिंग कमेंट के साथ। मैडम ये लंबी चौड़ी हाँक रहे हैं सर। हमें प्रकाश जी एक मिनट, स्वामी इंद्र जी से मेरा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इन्हें भ्रष्टाचारी साबित कर दिया, मैंने तो नहीं कहा है। वेद प्रकाश जी, आपका नेता राहुल गांधी पे ऊपर है, ये पोल किसने खोली? अरे सर, वसूली करो की बात करते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पहले जमीन से वेद प्रकाश जी, कोई बहुत अच्छी स्थिति किसानों की तब भी नहीं थी जब कांग्रेस सरकार में थी। कोई बहुत अच्छी स्थिति तब भी नहीं थी सर। एक बार अपने गिरबान में भी झांक कर देखिए, फ्लैशबैक में भी जाकर देखिए, आपको भी पता चल जाएगा कि उस वक्त किसानों की क्या स्थिति थी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का यहाँ पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। राकेश शर्मा जी, वेद प्रकाश जी, रजत पंचेटा जी और स्वामी इंद्र जी। तो चर्चा यहाँ पर यह चल रही है कि जो अनियमितताएं इस वक्त मंडियों में नजर आ रही हैं, उन अनियमितताओं को सरकार किस तरह से दूर करेगी। हालांकि सरकार ये चीज मान रही है कि अनियमितताएं हो रही हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं, इसीलिए कमियां भी नजर आ रही हैं। हालांकि यहां पर विपक्ष की भूमिका और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। किसानों का मुद्दा किस तरह से उठाया जाए, सरकार तक उन चीजों को किस तरह से पहुंचाया जाए और किसानों की परेशानियों को किस तरह से दूर किया जाए, ये मुझे लगता है कि इस वक्त विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर उनको हरियाणा में अपनी जमीन और मजबूत करनी है। हालांकि मुद्दा यहां पर सबसे बड़ा किसानों से जुड़ा हुआ है कि परेशानी किसानों को ना आने पाए, और अगर आ रही है तो उन परेशानियों को जल्द से जल्द सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन परेशानियों को दूर किया जाए। तो आज मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।